पुलिस हमारे समाज में अपनी अहम भूमिका निभाती है। देश के अंदर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की देखरेख करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसी जिम्मेदारी को पिछले कई सालों से अलग अलग जगह निर्वहन कर रही एसडीओपी शीला सुराना साधना न्यूज संवाददाता मेघा जैन ने खास बातचीत की है। कई बार कई प्रेशर होते होंगे, किसी नेता का फोन आया, कहा ये नहीं करना है, और मैं वही करती हूँ। कभी भी मुझे सोचने की दिक्कत नहीं रहती कि मुझे क्या करना है। नशे का भयंकर शिकार हो गई है। अभी तो शायद उनको ये लग रहा होगा कि उनसे एंजॉय कर रहे हैं, बट इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर लड़की का पैदा होना ही अपराध माना जाता है। आप देखिए आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट या पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दो एग्जाम्पल हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं। मैं अपने हर वादे को तोड़ के आई हूँ, मैं अपने हर वादे को तोड़ के आई हूँ, मैं खाकी हूँ इसीलिए अपनों को रोता छोड़ कर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। ये शायरी नहीं बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, मेरे साथ आज अब्दुल्लागंज एसडीओपी शीला सुराना जी मौजूद है। वो वाकई शायरी से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हैं। उन्होंने शायरी को जिया है। हम बात करें कोरोना के उस काल की जहां पर 8 महीने की प्रेगनेंसी में किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी, अलग अलग पदों पर रहकर किस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया, तो सीधे उन्हीं से सुनेंगे संघर्ष से सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। थैंक यू मैम। और सबसे पहला सवाल तो यही, कितना संघर्ष रहा, कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या किया? शुरुआत से बताऊं तो बहुत लंबा संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे हस्बैंड का है, और ये प्रेरणा स्रोत जो है मेरे फादर रहे हैं। क्योंकि कभी भी इन सर्विस में आना मेरा सपना नहीं रहा था, मेरे फादर का सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ। तो उन तक पहुँचने के लिए मैंने मेहनत किया और आज मैं इस पद पर हूँ। आपने कई अलग अलग पदों पर काम किया, कई ऐसे एरियो में काम किया जहाँ लोग जाने से भी घबराते हैं, कैसे उसको देखती हैं? मुझे लगता है कि अलग अलग एरिया या डाइवर्सिटी वहाँ के लोगों के बारे में बताती है, जो कि हमारे जॉब का एक नेचर भी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरी पहली पोस्टिंग बीवर प्रोबेशनर रतलाम ज़िले में रही। रतलाम ज़िला एक तरह से NDPS का गढ़ कहा जाता है। वहाँ पर नशा और इन चीज़ों में जो प्रोस्टिट्यूशन है, डोडर और परवलिया इलाके में बताते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा इस टाइप की एक्टिविटीज़ थी, जिसमें कई जगह हम लोगों ने रेड भी डाली है। बीइंग अ प्रोबेशनर मैंने रेड भी डाली थी, और बहुत सीखने को मिला है कि कैसे हम लोग NDPS पर अपने चीज़ों को सुधार पाएंगे या उनको नियंत्रित कर पाएंगे। और उन बच्चियों को जो इस डेरे से परवलिया में बाछड़ा जनजाति रहती थी, जो इस समुदाय का विशेष कार्य रहता था, उन बच्चों को रेस्क्यू कर कर और एक्चुअल उनकी क्या स्ट्रीम लाइन होती थी कि मतलब उनको क्या करना है फ्यूचर में, ये हम लोगों ने इसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया था वहाँ पर। कैन यू बिलीव दिस मेघा, हम लोगों ने, मैं जब प्रोबेशनर थी तो मैंने लगभग 31 बच्चियों को वहाँ रेस्क्यू किया था। और वो बच्चियाँ आज, उनमें से कई बच्चियाँ तहसीलदार, एक बच्ची तहसीलदार है, एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। तो दे आर डूइंग डिफरेंट वर्क। मतलब वो अपनी जनजाति का जो काम था उसको छोड़कर समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित हुई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। महिला सुरक्षा को कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि महिलाओं जो हमारी 50% आबादी का हिस्सा है, उनको फील गुड और फील सेफ कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं समय समय पर शासन द्वारा और PHQ द्वारा अलग अलग अभियान लेकर आते हैं, जिसमें कि ये कार्य किए जा रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जाए। इवन जब हम लोग बात करते हैं कि 363 जो बच्चियां घर छोड़कर चली जाती है बाछड़ा जनजाति की, या जो छोटी बच्चियां होती हैं जो घर से किसी भी कारणवश चली जाती है, उनको रेस्क्यू करने के लिए एक अभियान चलता है, मुस्कान अभियान। कैन यू बिलीव दिस कि इस अभियान के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चियों को जो है वो दस्तयाब करके उनके पेरेंट्स से मिलाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी महिलाएं होती हैं। चाहे कोई भी त्यौहार हो तो वहाँ पॉइंट ड्यूटीज़ या फिर मोबाइल पार्टीज़ चलाना, ये हमारी मेन प्रायोरिटी होती है, ताकि महिलाएं सुरक्षित अपने घर पहुँच सके या शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार बना पाएँ।
जिस तरीके से आप जिम्मेदारी पूर्ण अपने इस पद का निर्वहन कर रही हैं, इतने जिम्मेदारी पद पर बैठी हुई हैं आप, बहुत चैलेंजेस होते होंगे मैम, मैं जानती हूँ, क्योंकि एज अ महिला पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कैसे देखती और कैसे फेस करती हैं इन चैलेंजेस को? मुझे लगता है कि परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होता है। नो डाउट महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है, बट महिलाएं अपना 110% देती हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि उनको प्रूफ करके बताना होता है कि वी आर अ फीमेल एंड वी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने जो भी होगा हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं, और महिलाएं करती भी हैं बिकॉज दे आर अ गुड मैनेजर्स। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मुझे लगता है परिवार का होगा, और दूसरा मैं सहयोग दूंगी अपने कलीग्स का, जो हमेशा हम लोगों के साथ में खड़े रहते हैं और तत्पर रहते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम लोग निपटा पाएँ या क्लियर कर पाएँ। एज अ पुलिस, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक महिला भी हैं आप, कई सारे केसेस आपके पास आते होंगे, कई बार भावुक होती होंगी, कई बार गुस्सा करती होंगी, कई बार नाराज़गी होती होगी, फिर कैसे समझाती हैं? कुछ केसेस के बारे में बताएं। एक केस है, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक कम्युनिटी विशेष की बच्ची रहती है। वो बच्ची यहाँ का तो नहीं था, बट मैं कहीं पोस्टेड रही थी, तो वो बच्ची मेरे सामने आई। बहुत छोटी सी बच्ची थी वो, लगभग 18 साल उस टाइम पे रहा होगा वो किसी से मिली होती है, और 3-4 साल बाद वो उसको पता होता है कि वो लड़का इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी। उसके बाद वो इतने इन्फ्लुएंस में आ जाती है वो बच्ची उसके, कि वी कांट से एनीथिंग, पर वो लड़का उससे शादी नहीं करता है। शी इज़ स्टिल वेटिंग कि वो 10 साल तक, 12 से 22 साल तक उसका वेट करती है, उसके साथ रहती है, तब भी वो लड़का उसका कंटिन्यूस शोषण कर रहा होता है। तो वो मेरे लिए, जब वो लड़की मेरे सामने 2022 में आई तो, और उसे सुना, तो बड़ा भावुकता वाला था, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। शी इज़ वेरी ब्राइट, अपनी पढ़ाई में बहुत ब्राइट थी वो। अगर वो उन 10 सालों को अपनी पढ़ाई में लेकर जाती तो नो डाउट कोई अच्छी ऑफिसर बन पाती, लेकिन सिर्फ एक गलत डायरेक्शन के कारण उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया था। और आज 22 में भी वो उसको सर्वाइव कर रही थी, उस दौरान भी वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही थी। वो मेरे लिए बहुत भावुक पल था। लेकिन उस बच्ची का, जब वो मुझसे मिली, तब उसका एजुकेशन और आगे की पढ़ाई को मैंने जब उसको गाइड किया और जो भी मदद करनी थी वो किया, तो नाउ आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गुड कि शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया अपनी लाइफ में। आई होप कि जब वो कहीं पहुंचेगी तो मैं उसका नाम भी डिस्क्लोज़ करूंगी आपके सामने वन डे। बट अभी वो बहुत अच्छा पढ़ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। चूँकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी या सुन रही थी, तो मैंने देखा कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी को छोड़कर पुलिस डिपार्टमेंट सिविल सर्विसेज में आई थी। इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी मैम, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज, जहां लोगों का सपना होता है सॉफ्टवेयर जैसी, आईटी जैसी कंपनी में पहुंचना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आपका जॉब लगा था और आपने वहां से छोड़ के क्विट किया और सीधे आप इस सेवा में लग गई। एमएनसी मेरा सपना था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज में ऐसे शुरुआत से मेरा कोई वो नहीं था, बट परिस्थितियाँ ऐसी थी। मेरे फादर और मदर, जैसा कि हम लोग के सभी के लिए भगवान होते हैं, माता पिता, मेरे लिए भी भगवान थे वो, भगवान है वो। और मेरे फादर का सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, सो मैंने उसको प्रिपेयर किया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाती हूँ। एमएनसी को छोड़ना बहुत दुख तो था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दुख था, लेकिन यहाँ आज पापा को देखती हूँ या माँ को देखती हूँ और ये बहुत खुश होते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, दे आर हैप्पी, मतलब सब कुछ मिल गया भगवान। तो मैम ऐसा नहीं लगा था एमएनसी को छोड़ रहे थे तो डाउट नहीं था थोड़ा सा कि पता नहीं सिविल सर्विसेज में हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, छोड़ दिया? क्योंकि आज की भावी युवा पीढ़ी एक चीज़ पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करती है, और जब वहाँ से थोड़ा सा भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती है तो या तो जहर खा लेते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गलत चीज़ों में पहुँच जाते हैं। आपने इतना बड़ा डिसीज़न इतनी आसानी से ले लिया? एक्चुअली मेघा, मुझे ये लगता है कि हमारे संस्कार बहुत मैटर करते हैं और सहनशीलता भी बहुत मैटर करती है। मेरी फादर का ड्रीम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। आज की युवा पीढ़ी के लिए जो मैं बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे अपने सपनों के लिए,
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखेंगे तो नो डाउट आप सब कुछ पा लेंगे जो आपको पाना है। क्योंकि मैंने सिर्फ यही जॉब मतलब एमएनसी ही नहीं छोड़ा, इसके साथ बहुत सारे सरकारी जॉब छोड़ती हुई आई हूँ मैं, है ना। इसके पहले सुपरिटेंडेंट, इसके पूर्व में लेबर ऑफिसर, उसके पूर्व में रजिस्ट्रार, बोले कभी एक अधीक्षक, ऐसी कई सरकारी नौकरियाँ जो मुझे लगी है वो मैं छोड़ती हुई आई हूँ। एंड नाउ अभी जर्नी अभी भी चालू है, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे पहुंचूंगी। कहाँ पहुँचना चाह रही हैं? एसडीओपी तो अभी आप हैं, अब क्या चाह रही हैं? एक अच्छा इंसान बनना चाह रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाऊँ। मेरे थ्रू लोग शाम को जब मैं सोऊं तो मुझे लगे कि नहीं, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है और सुकून की नींद आए। आपने तो कई कस्बों में पोस्टिंग की है मैम, अलग अलग जगहों पर। आज भी कई ऐसे कस्बे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर लड़की का पैदा होना ही अपराध माना जाता है। भ्रूण हत्याएं भी होती है, कहते हैं कि दहेज प्रथा भी एक बड़ा कारण है इसका। और अगर लड़कियां कुछ कर गुजर जाए तो समाज उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर करता रहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो नहीं कर पाओगी। इसके लिए क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि आपका काम ही आपकी पर्सनालिटी को शो कर पाएगा। आप जितना अच्छा काम करेंगी, समाज काम करने वालों को बाकायदा सम्मान देता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं। आप देखिए आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट या पत्रकारिता के क्षेत्र में जो 2 एग्जाम्पल हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टोल पर देखिए आप, लड़कियां बैठी होती हैं, तो हर जगह लड़कियां अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी हुई है। रही बात भ्रूण हत्या की, तो शासन की कई ऐसी नीतियाँ आई हैं जिससे नो डाउट भ्रूण हत्या में बहुत कमी आई है। अभी और पहले के कंपैरिजन में और अभी में बहुत फ़र्क भी आया है और लोगों की सोच में भी बहुत फ़र्क आया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेघा, मेरे कई ऑफिसर्स रहे हैं, इवन मैं भी, हमारी सिर्फ एक सिंगल बच्ची ही है ना। मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी बच्ची है, वो है और वो ही रहे, है ना। तो बच्चियां आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं और भविष्य में भी नो डाउट बहुत अच्छा काम करेंगी। और लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके जो अभियान हैं या शासन के जो अभियान हैं या लोगों में जो एजुकेशन के कारण जो सोच बदलाव आया है, तो एरा चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है ना। आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, यही सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का कि लोगों की सोच में बदलाव आया है। रही बात दहेज के लेकर, तो दहेज के लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं। मैं सिर्फ उन महिलाओं से बोलना चाह रही हूँ जिनके साथ में इस टाइप की प्रताड़ना होती है, प्लीज़ आगे आएँ, अपनी बात रखें। हम लोग हैं सुनने के लिए, और हम क्या सभी लोग सुनते हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई भी होती है। अगर आप नहीं करेंगी और सहती रहेंगी, क्योंकि बहुत बार सुना है कि अन्याय करने वाला से अन्याय सहने वाला बड़ा होता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों में ना पड़ें, अपने आप को न्याय दें, आगे बढ़ें और कुछ बेटर करें अपनी लाइफ में, है ना, कुछ बेटर करें। एज अ पुलिस ऑफिसर मैम, कई बार कई चुनौतियां आती हैं, और एज अ पुलिस ऑफिसर तो बहुत सारी आती है। आपको सारी फील्ड पे रहना पड़ता है, 24 घंटे की तैनाती रहती है। कई बार कई प्रेशर होते होंगे, किसी नेता का फ़ोन आया, कहा ये नहीं करना है, लेकिन कोई अपराधी है जिसका मन है आपका उसको पकड़ना है। ऐसे में कहीं ना कहीं कश्मकश भी होती है। कैसे सोच पाती हैं, क्या डिसीजन लेती हैं? मेरा शुरू से ही, जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था मेघा, तो शुरू से ही था कि मैं नियम और विधान के अनुसार, विधि के अनुसार ही चलूँगी। क्योंकि हम लोगों को जब पीओपी कराई जाती है, पासिंग आउट परेड, तो हमको शपथ दिलाई जाती है कि आप जो है विधि के अनुसार कार्य करेंगे, और मैं वही करती हूँ। कभी भी मुझे सोचने की दिक्कत नहीं रहती कि मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ अपना आईपीसी सीआरपीसी उठाती हूँ और जो उसमें नियम होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य करती हूँ। मैम, ये जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि एक जनरेशन है जिसको जेनजी जनरेशन कहा जाता है, जो 2000 के बाद की जनरेशन है, नशे का भयंकर शिकार हो गई है, बेहद नशा कर रही है, खासकर लड़कियाँ। कंपटीशन हो गया है लड़के और लड़की के नशे में, तुम इतना पियोगे तो मैं इतना पीऊँगी। हर तरीके के नशे की आदी हो गई है। आप इसको कैसे देखती, कैसे सुधार पाएंगे इस चीज़ को, आप या हम लोगों को जागरूकता अभियान जैसा कि अभी भी चल रहा है, लेकिन अवेयर करना बहुत ज़रूरी है नई पीढ़ी को कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं।
अभी तो शायद उनको ये लग रहा होगा कि उनसे एंजॉय कर रहे हैं, बट इसके दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब होंगे। तो जागरूकता सबसे अच्छा वो है इसका उपाय कि जागरूकता अधिक से अधिक लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। मैम, शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो कई लड़कियां कुछ अलग बनना चाहती, पेरेंट्स बहुत फोर्स भी करते हैं कई बार, नहीं तुम्हें यही बनना है। जब लास्ट टाइम एक रिज़ल्ट आया था 10-12 का, या कई बार यूपीएससी एमपीपीएससी के रिज़ल्ट आते हैं, उसमें वो 2 अंक से रह गई या 3 अंक से रह गई, तो वो अपने आप को कुछ भी डैमेज कर लेती हैं। समाज भी इसके लिए लगातार उनको कहता है कि तुम ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर। कैसे जागरूकता लाई जाए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा आज डिप्रेशन का शिकार हैं। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि बच्चों का मेन इंटरेस्ट किस चीज़ पर है। देखिए, सचिन की बात करें तो पढ़ाई में उनके भी पेरेंट्स ने उनको फोकस नहीं किया होगा और आज वो क्रिकेट के इतने बड़े जो हैं वो लीडर बने। इसके अलावा हम कई और चीज़ों को देख, सुनीता विलियम्स देख सकते हैं या बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। तो फोकस्ड होना कि उनका इंटरेस्ट किस साइड है, पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा उन पर प्रेशर डालने के पहले। और शायद काफ़ी हद तक पेरेंट्स इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि उनके बच्चों का फोकस किस और दौरान है। इसीलिए आजकल स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी बहुत फोकस्ड होकर कराया जाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि बच्चों को प्लीज़ इतना भी प्रेशराइज मत कीजिए ताकि वो डिप्रेशन में आए। उन्हें करने दीजिए जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ताकि वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बेटर कार्य कर सके। सोशल मीडिया को कैसे देख रही है मैम? हाल ही में हमने धार का एक केस देखा, लड़की प्रेम में असफल हो गई, बाकायदा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाया गया, वीडियो के साथ साथ जहर की 7 गोलियां खाई गई और वो मर गई। तो सोशल मीडिया को आप कैसे देखती हैं? सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेघा, अगर देखा जाए तो। सोशल मीडिया जितनी तेज़ी से प्रसारित करता है चीज़ों को, आजकल सोशल मीडिया का उपयोग बहुत, पर देखिए देयर इज़ 2 एस्पेक्ट ऑफ एवरी कॉइन, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ अनदर इज़ नेगेटिव। बट अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है चीज़ों को और लोगों तक पहुँचती है वो चीज़ें। अब उस बच्ची का जहर खाना और किस रीज़न से खाना है वो उसकी दशा विकान ना हम लोग अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इस बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, अभी देखा नहीं है। बट मैं बच्चों को या बच्चियों को यही बोलना चाहूँगी कि प्रेम बहुत ही व्यापक शब्द है। इसको डिफ़ाइन करना बड़े बड़े मुनियों के द्वारा नहीं हो पाया है मेघा। बट मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन आपको मिले या पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में रहे, तो अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने जो भी मेंटर्स हैं उनसे बात करें और कैसे आप उस प्रेम को पा सकते हैं, है ना, उसके लिए प्रयास करें, ना कि मर कर प्रयास करें। क्योंकि आपके मरने से आपके पेरेंट्स या समाज को बहुत बड़ी क्षति मिली है। आप युवा हैं और कल को बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकते थे। समाज ने एक प्रोस्पेक्टिव बना लिया है मैडम कि समाज कहता है कि कई बार बच्चे पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं, बात करने पहुंचते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बड़े बिजी रहते हैं, बच्चे की सुनते नहीं हैं या उन तक पहुंच नहीं पाते उनके उस बात तक। कई माँ, कई पिता ऐसे हैं हम आज की दुनिया में देख रहे हैं कि बच्चे ये शिकायत भी करते हैं लगातार। हमारे पास भी कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम ये क्यों ना करें, क्योंकि वो तो हमारी सुन ही नहीं रहे। तो आज आप उन पेरेंट्स को क्या कहें? मैं सभी पेरेंट्स से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगी कि वो बच्चे जो आपसे बहुत आशाएं रखते हैं उनको प्लीज़ टाइम दीजिए। ये सोशल मीडिया या फेसबुक आपके फ्री टाइम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों से बढ़कर नहीं है। प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, वो क्या चाहते हैं उनको समझें, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझें और उनके करियर बनाने में भी उनकी मदद कीजिए, ताकि बच्चे डिप्रेशन की तरफ ना जाए या कोई गलत कदम ना उठाएं। मैम, जब आप चूँकि एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको यहाँ की जिम्मेदारी भी है और मैं समझती हूँ घर की जिम्मेदारी, छोटी बच्ची है आपकी जिसका ध्यान रखना, आपका एक अलग परिवार है। अगर दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है तो आप किस प्रोफेशन को चूज़ करेंगे, पहले जिम्मेदारियाँ या परिवार? पहले मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूँगी मेघा कि मेरी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है ना। फ़िलहाल मेरे देश को, समाज को मेरी ज़रूरत है, मेरी बच्ची को भी मेरी ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा परिवार मेरे साथ में है, तो मुझे इसमें बहुत सहयोग प्राप्त हो जाता है।
तो मैं अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। आज आप लोगों के समक्ष एक एग्जाम्पल सेट कर पा रही हूँ। इसके अलावा मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगी, जिस मैं सभी महिला ऑफिसर्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो लोग बहुत मेहनत करती हैं और उसका रीज़न भी यही होता है कि उनका परिवार उनके साथ में होता है। जो भी सफलतम महिलाएं होती हैं उनके पीछे, जो बोलते हैं ना कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, मैं ये बोलूँगी कि एक सफलतम महिला के पीछे भी नो डाउट पुरुष का हाथ हो सकता है और मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारा समय दिया, बहुत सारी बातें करी और वाकई मुझे लगता है कि जो लोग ये इंटरव्यू को सुनेंगे, देखेंगे, वो जानेंगे इस बात को कि आपका संघर्ष छोटा मोटा नहीं रहा है। 14 साल 13 साल का संघर्ष करा है आपने और अलग अलग पदों पर रहकर किस तरीके से जिम्मेदारी के साथ काम किया है और वाकई ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर सिविल सर्विसेज में आना और लगातार संघर्ष के साथ काम करके सफलता के मुकाम को छूना, ये सिर्फ शीला सुराना ही कर सकती थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।